हेलो टू ऑल माय डियर फ्रेंड्स। कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर नर्सिंग नोट्स। लेट्स डिस्कस अबाउट चेस्ट इंजरी। व्हाट इज़ चेस्ट इंजरी? ट्रॉमेटिक इंजरीज टू द चेस्ट कंट्रीब्यूट टू 75% ऑफ ऑल ट्रॉमेटिक डेथ्स। ट्रॉमेटिक इंजरी जो होती है 75% ट्रॉमेटिक डेथ का कारण होती है। थोरेसिक इंजरी रेंज फ्रॉम सिंपल रिब फ्रैक्चर टू कॉम्प्लेक्स लाइफ थ्रेटनिंग रप्चर ऑफ ऑर्गन्स। थोरेसिक इंजरी क्या होती है? लाइफ थ्रेटनिंग रप्चर कर देती है ऑर्गन्स का। द मैकेनिज्म ऑफ इंजरी कॉजिंग चेस्ट ट्रॉमा आर सेपरेटेड इनटू टू कैटेगरी। इसे मतलब ये जो ट्रॉमा होगा उसे दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, ब्लंट ट्रॉमा एंड पेनिट्रेटिंग ट्रॉमा। Chest injury are potentially life-threatening because of immediate disruption of cardiorespiratory physiology and hemorrhage and later development of infection, damage of lung and thoracic cage। मतलब चेस्ट इंजरी मेनली क्या हुआ, ऐसी लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन हो जाती है जिसके कारण जो कार्डियो रेस्पिरेटरी मतलब थोरेसिक कैविटी के में कौन कौन से दो सिस्टम आते हैं, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम और रेस्पिरेटरी सिस्टम, तो वो दोनों का फिजियोलॉजी और फंक्शन डिस्टर्बेंस हो जाएगा, ठीक है, जिससे लंग और थोरेसिक केज इन्फेक्शन हो सकता है और डैमेज हो सकते हैं। डेफिनेशन देखते हैं चेस्ट इंजरी की क्या होगी। It is a form of injury to the chest including the ribs, heart and lungs, great vessels, trachea and esophagus। ठीक है, ये क्या है? चेस्ट में मतलब रिब्स, हार्ट, लंग्स और ग्रेट वेसल्स, ट्रोकिया और इसोफेगल में फेगस में इंजरी को चेस्ट इंजरी कहते हैं। कॉजेज़ क्या होंगे? ब्लंट इंजरी कॉजेज़ और पेनिट्रेटिक इंजरी कॉजेज़। तो दो कॉजेज़ अलग अलग हम डिस्कस करते हैं। ब्लंट इंजरी कॉजेज़ हैं मोटर व्हीकल एक्सीडेंट, पेडेस्ट्रियन एक्सीडेंट, fall, स्पोर्ट्स इंजरी, assault with blunt object or altercation, ओके, क्रश इंजरी एंड एक्सप्लोजन, ये होंगे ब्लंट इंजरी कॉजेज़। फिर आता है पेनिट्रेटिंग इंजरी कॉजेज़ जिसमें है नाइफ, गन शॉट, स्टिक, एरो एंड ऑक्यूपेशनल इंजरी। टाइप ऑफ चेस्ट इंजरी, रिब फ्रैक्चर। अभी हमने कॉजेज़ देखा, इसके बाद देखते हैं टाइप्स ऑफ चेस्ट इंजरी। तो है पहला रिब फ्रैक्चर, कार्डियक टैम्पोनेट, हिमोथोरेक्स, फाइल चेस्ट एंड पल्मोनरी कंट्यूजन, ठीक है। रिब फ्रैक्चर क्या होगा? मोस्ट कॉमन चेस्ट इंजरी है रिब फ्रैक्चर, जो कि इंटरफेयर करता है विथ वेंटिलेशन एंड मे लेसरेटेड अंडरलाइंग लंग्स, ठीक है। सेकेंड, हिमोथोरेक्स, ब्लड इन pleural space as a result of penetrating or blunt chest trauma accomplish a high percentage of chest injury can result in hidden blood loss। यहाँ प्लूरल स्पेस में ब्लड हो जाता है, ठीक है। फेल चेस्ट, लॉस ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ चेस्ट वॉल एज अ रिजल्ट ऑफ मल्टीपल रिब फ्रैक्चर और कंबाइंड रिब और स्टर्नम फ्रैक्चर। इसमें क्या होगा? स्टर्नम फ्रैक्चर, रिब फ्रैक्चर आता है, ठीक है। इसमें लॉस ऑफ स्टेबिलिटी हो जाती है चेस्ट वॉल की, ठीक है, मेनली यही है। फिर इसके व्हेन दिस अकर वन पोर्सन ऑफ चेस्ट हैज़ लॉस्ट हिज बॉडी कनेक्शन। इसमें क्या होता है, जो अगर इस इधर रिब केज में अगर डिस्टर्बेंस हुआ है तो बॉडी से कनेक्शन नहीं होता है, लॉस्ट हो जाता है, ठीक है। और रेस्पिरेशन के टाइम में डिटैच हो जाता है, जिसके कारण इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन में चेस्ट पुल्ड हो जाता है। फिर है नॉर्मल मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग आर इम्पेयर्ड टू द डिग्री दैट सीरियस जियोपैराडाइज वेंटिलेशन कॉजिंग डिस्निया एंड साइनोसिस। इसकी वजह से डिस्निया और साइनोसिस हो सकता है। फिर है पल्मोनरी कंट्यूजन, जिसमें लंग पैरेन्काइमा जो होते हैं वो ब्रूस हो जाते हैं। लीकेज ऑफ ब्लड एंड एडिमा फ्लूइड, एल्वेलर एंड इंटरस्टिशियल स्पेस, ओके। मतलब जो पल्मोनरी कैविटी के वहाँ इंटरस्टिशियल स्पेस और एल्वेलर स्पेस होता है, वहाँ पे ब्लड हो जाता है और फ्लूइड के कारण एडिमा हो जाता है। उसके बाद है may not be fully developed for 24 to 74 आवर, ठीक है। फिर है नेक्स्ट टाइप है कार्डियक टैम्पोनेट, compression of heart as a result of accumulation of fluid within the pericardial space। ये कार्डियक का टैम्पोनेट में क्या होगा? हार्ट में कंप्रेशन हो जाएगा
किस वजह से होगा? फ्लूइड के एक्यूमुलेशन के कारण। जो पेरिकार्डियल स्पेस में फ्लूइड के एक्यूमुलेशन के कारण हार्ट का कंप्रेशन हो जाना कार्डियक टैम्पोनेट कहलाता है। ठीक है, फिर क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन तो 2 टाइप से देखेंगे। कार्डियो जैसे कि कॉजेज़ देखे थे उसके अकॉर्डिंग क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन जैसे रेस्पिरेटरी और कार्डियोवास्कुलर में क्या क्या चेंजेस आएंगे। डिस्निया, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस, कफ, साइनोसिस, थोरेसिक डेविएशन, ऑडिबल एयर, ठीक है, डिक्रीज ब्रीदिंग साउंड और डिक्रीज ऑक्सीजन सेचुरेशन और फ्रोथी सिक्रेशन हो सकता है। फिर है कार्डियोवास्कुलर में आएगा क्रंचिंग साउंड होगा और रैपिड एंड थ्रिली पल्स, ब्लड प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा, पल्स प्रेशर नैरोड हो जाएगा, सिमेट्रिक ब्लड प्रेशर वैल्यू इन आर्म्स, डिस्टेंडेंट नेक वेन, मफल्ड चेस्ट साउंड, चेस्ट पेन और डिसएरिथमियास। ठीक है, मतलब इरेगुलर हार्ट बीट। तो ये साइन एंड सिम्टम होंगे। चेस्ट इंजरी की सरफेस पर क्या क्या दिखेंगे? ब्रूसिंग, एब्रेशन, ओपन चेस्ट वुंड, एसिमेट्रिक चेस्ट मूवमेंट और सबक्यूटेनियस एम्फाइसेमा देखने को मिलेगा। डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन क्या कर सकते हैं? चेस्ट इंजरी के लिए हिस्ट्री कलेक्शन करना है कि मतलब किस टाइप से ये चेस्ट इंजरी हो गई है। फिजिकल एग्जामिनेशन करना है चेस्ट का। ठीक है, अब जैसे फिजिकल एग्जामिनेशन करना है तो हमें वहाँ पर देखना है एब्डोमिनल टेंडरनेस, चेस्ट टेंडरनेस और चेस्ट ब्रूसिंग है, स्वेलिंग है, डिक्रीज लंग साउंड, वीजिंग, रैपिड पल्स एंड रैपिड ब्रीथिंग, चेस्ट क्रेपिटेशन एंड साइनोसिस एंड डिस्निया। ठीक है, एक्सरे और सीटी स्कैन या एमआरआई कर सकते हैं डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन में। आपको इसके नोट्स मिल जाएंगे मेरे टेलीग्राम चैनल नर्सिंग नोट्स पे, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी रहेंगी। आपको चैनल को ज्वाइन कर लेना है जिससे आपको नर्सिंग से रिलेटेड सारे नोट्स वहाँ मिल जाएंगे। कमेंट करके आप बताते हैं ना कि और आपको किस टॉपिक की नोट चाहिए होंगी, तो वो टेलीग्राम चैनल पे आप ले लीजिएगा। डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन के बाद अब मैनेजमेंट कैसे करना है, तो हमारा गोल क्या होगा? जैसे मैनेजमेंट के लिए जल्दी से जल्दी हमें जो कार्डियो रेस्पिरेटरी फंक्शन है उसे जल्दी से जल्दी हमें रिस्टोर करना है। ठीक है, तो इसके लिए हमें करना है इफेक्टिव रिससिटेशन वाइल स्टिमुलेटिंग असेसिंग द पल्स, रिस्टोरिंग चेस्ट वाल इंटीग्रिटी, है ना, चेस्ट वाल की इंटीग्रिटी रिस्टोर करना है। री एक्सपैंड लंग्स फिर से एक्सपैंड कर सके, ऐसे करना है। ठीक है, फिर इंटरकोस्टल नर्व ब्लॉक टू रिलीव पेन, सो कफिंग एंड डीप ब्रीदिंग मे बी अकॉम्प्लिश, मतलब इंटरकोस्टल नर्व ब्लॉक कर सकते हैं जिससे कि पेन जो होगा वो रिलीव कर सकते हैं। ठीक है, जिससे कफ और डीप ब्रीदिंग कर सकते हैं। इंटरकोस्टल नर्व ब्लॉक में कैसे करते हैं? ये एक लोकल एनेस्थीसिया वाली इंजेक्शन होती है जिससे इंटरकोस्टल नर्व के एरिया के अराउंड इंसर्ट कर दिया जाता है जिससे कि पेन रिलीव हो जाता है। ठीक है, फिर है रिफ्रैक्चर फॉर मल्टीपल रिफ्रैक्चर एपिड्यूरल एनेस्थीसिया में भी यूज्ड। रिफ्रैक्चर, अब रिफ्रैक्चर का मैनेजमेंट कैसे करना है? एनाल्जेसिक देने हैं ताकि वहाँ जो पेन कम हो सके और टू असिस्ट इफेक्टिव कफिंग एंड डीप ब्रीदिंग, encourage deep breathing with strong inspiration and local support of injury area by splitting with hand. हीमोथेरिक्स के लिए एस्पिरेट ब्लड फ्रॉम प्लूरल स्पेस। अब वहाँ हीमोथेरिक्स में क्या होता है? वहाँ पे ब्लड और फ्लूइड जमा हो जाता है जिसको उसे निकालना ज़रूरी होता है। ठीक है, बीइंग डन बिफोर अ चेस्ट ट्यूब इंसर्जन, चेस्ट ट्यूब इंसर्जन के द्वारा यहाँ का मतलब थोरोसेंटेसिस, है ना, थोरोसेंटेसिस कहते हैं उस प्रोसीजर को जिसमें प्लूरल स्पेस का फ्लूइड को निकाला जाता है। असिस्ट विद चेस्ट ट्यूब इंसर्जन एंड सेटअप ड्रेनेज सिस्टम फॉर कंप्लीट एंड कंटिन्यू रिमूवल ऑफ ब्लड एंड एयर। फ्लैल चेस्ट के मैनेजमेंट के लिए प्रेशर देना है ड्रेसिंग के साथ। ठीक है, और एपिड्यूरल एनाल्जेसिया देना है। पल्मोनरी कंट्यूजन के लिए मैकेनिकल वेंटिलेशन प्रोवाइड करना है, डाययूरेटिक देना है ताकि एडिमा कंट्रोल किया जा सके और रिड्यूस करा जा सके। मेटाबॉलिक एसिडोसिस को करेक्ट करने के लिए आईवी सोडियम बाइकार्बोनेट देना है, पीएपी मॉनिटरिंग करनी है। फिर उसके बाद निमोनिया के डेवलपमेंट को मॉनिटर करना है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं कार्डियक टेम्पोनेट। इसमें पेरिकार्डियोसेंटेसिस करना है। ये क्या होता है? ये ऐसी इमरजेंसी मतलब
रिलीफ प्रोवाइड कराने के लिए ये हीमोडायनामिक फंक्शन को इम्प्रूव करने के लिए ये किया जाता है जब तक कि सर्जरी ना की जाए, ठीक है। फिर एमरजेंसी ट्रैकेस्टोमी की जा सकती है टू कंट्रोल ब्लीडिंग एंड टू रिपेयर कार्डियक इंजरी। एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होंगी, सपोर्ट देना है, ठीक है। मैकेनिकल वेंटिलेशन सब प्रोवाइड करना है। फिर है आईवी लाइन प्रोवाइड करानी है और हीमोग्लोबिन लेवल चेक करना है, सीवीपी रीडिंग, हाइपोवोलेमिया और सर्कुलेटरी ओवरलोड के लिए देखना है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं क्या कर सकते हैं, यूरिनरी आउटपुट चेक करना है, एबीजी और SpO2 मॉनिटरिंग करनी है, यूरिनरी आउटपुट मॉनिटर करना है और फिर थोरेसिक ड्रेनेज कराना है, ECG कराना है और फिर सर्वेलेंस कराना है ताकि कॉम्प्लिकेशन ना हो, जैसे कि एस्पिरेशन। कंटिन्यू वी सी द कॉम्प्लिकेशन से प्रिवेंट करना है जैसे, और फिर पेशेंट को इंस्ट्रक्ट करना है ताकि स्प्लिंट टेक्निक यूज़ करे और अवेयर रहे पेशेंट किस बारे में, जैसे कि अगर ऑटोमोबाइल सीट पर वो बैठा है तो सीट बेल्ट लगा कर रहे, जिसके कारण चेस्ट इंजरी से बचा जा सके, है ना। ऑटोमोबाइल एक्सीडेंट जैसे कार वगैरह के एक्सीडेंट हो जाते हैं तो उसमें सबसे पहले मतलब फ्रंट भाग चेस्ट पर ही इफेक्ट पड़ता है। फिर है टीचिंग ऑफ पेशेंट रिपोर्ट साइन ऑफ कॉम्प्लिकेशन, अगर कॉम्प्लिकेशन के साइन दिख रहे हो जैसे कि डिस्निया हो रहा हो, फीवर और कफ हो रहा हो, तो उसके लिए पेशेंट को बताना है कि वो हमें इन्फॉर्म कर सके, ठीक है। इसी के साथ चेस्ट इंजरी का टॉपिक यहीं ख़त्म होता है। नोट्स आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगी और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।